क्या कोई रेगुलेटर जानबूझकर अपनी खुद की बनाई एक पूरी कैटेगरी को, मतलब एक पूरी लेयर को हमेशा खाली रखना चाहेगा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, बहुत अजीब लगता है, लेकिन रिजर्व बैंक के नए नियमों में जो टॉप लेयर है ना, उसका सच यही है। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे ही पॉइंट सबसे बड़े ट्रैप होते हैं। बिल्कुल। जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस तो याद रह जाती हैं, लेकिन वो जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं ना, जैसे कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट हो गई या लागू होने की तारीखें, अक्सर वही एग्जाम में हमें फंसा देती हैं। एकदम सही कहा। एग्जाम के प्रेशर में वो छोटे छोटे प्रतिशत या अपवाद ही होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेने से काम नहीं चलता। अच्छा, तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज का हमारा मिशन है जनवरी 2026 के रिजर्व बैंक के जो सर्कुलर और बुलेटिन आए हैं उनका पूरा विच्छेदन करना। हमारे पास इसके बहुत ही डिटेल नोट्स हैं। और हमारा मकसद सिर्फ रटी रटाई जानकारी देना नहीं है। हम उन ट्रैप पॉइंट्स को डीकोड करेंगे जो सीधे MCQ वाले पेपर्स में छपते हैं। तो इन फैक्ट्स को बस रटने के बजाय हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का क्यों और कैसे समझें, है ना? बिल्कुल। जब हमें पता होता है कि कोई नियम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया है, तो वो भारी भरकम डेटा अपने आप लॉजिकल लगने लगता है। सही बात है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत एकदम बेसिक चीज से करते हैं, ग्राहकों के अधिकार और शिकायतों का निवारण। नोट्स में RBI OS 26 का बहुत जिक्र है। यानी रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। हाँ, वही, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली है और 2021 वाली स्कीम को रिप्लेस करेगी। इसका जो मेन सिद्धांत है वो है वन नेशन वन ओम्बड्समैन। और यहाँ जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसने सिस्टम को कितना सिंपल बना दिया है। पहले तो लोगों को यही समझ नहीं आता था कि अगर डिजिटल वॉलेट की शिकायत है तो कहाँ जाएं, और अगर बैंक की है तो कहाँ। मतलब सब कुछ बहुत बिखरा हुआ था। हाँ, अभी सिस्टम पूरे देश की शिकायतों को एक ही छतरी के नीचे ले आया है, और इसके लिए चंडीगढ़ में एक CRPC यानी सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है। अच्छा, तो वो एक हब की तरह काम करता है। बिल्कुल। देश भर से शिकायतें वहीं आती हैं और फिर उन्हें फिल्टर करके सही ओम्बड्समैन के पास भेज दिया जाता है। ढांचा तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ जो एग्जाम के लिए सबसे बड़ा ट्रैप पॉइंट है वो है मुआवजे की लिमिट। नोट्स के हिसाब से परिणामी नुकसान यानी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का जो मुआवजा है वो 20 लाख से बढ़ाकर सीधे 30 लाख रुपए कर दिया गया है। हाँ, 30 लाख। और इसके ऊपर से मानसिक परेशानी या समय की बर्बादी के लिए 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा मुआवजा भी है। मतलब ये ओम्बड्समैन तो क्रिकेट के थर्ड अंपायर की तरह हो गया, जहां ओरिजिनल विवादित अमाउंट की कोई अपर लिमिट ही नहीं है। सही उपमा है। ये परिणामी नुकसान समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को टेंडर भरना है और वो 1 करोड़ रुपए का RTGS करता है और बैंक के सर्वर की वजह से पैसा अटक जाता। हाँ, और वो टेंडर नहीं भर पाता, उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ ओरिजिनल अमाउंट तो 1 करोड़ था, लेकिन उस गलती के परिणाम स्वरूप जो नुकसान हुआ उसके लिए वो 30 लाख तक क्लेम कर सकता है। बाप रे, ये तो बैंकों पर बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि वो अपनी टेक्नोलॉजी सही रखें। बिल्कुल, यही तो मकसद है। लेकिन एक मिनट, अगर ये वन नेशन और सबको साथ लाने वाली स्कीम है तो नोट्स में कुछ अजीब से अपवाद भी हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को और CICs यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को इससे बाहर क्यों रखा गया है? ये बहुत ही लॉजिकल अपवाद है। देखिए, CICs मतलब जैसे सिबिल हो गया, ये कंपनियां सीधे तौर पर पैसे का कोई लेन देन नहीं करती। अच्छा, वो सिर्फ हमारा डेटा रखती हैं। हाँ, तो उनकी शिकायतें ज्यादातर डेटा करेक्शन से जुड़ी होती हैं, किसी वित्तीय नुकसान से नहीं। और इसी तरह जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों के बड़े बाजार में काम करते हैं। उनके क्लाइंट्स आम लोग नहीं होते, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बिल्कुल, इसलिए उनके लिए ये रिटेल वाली ओम्बड्समैन स्कीम सही नहीं बैठती। समझ गया। और हाँ, एक और फंसाने वाला पॉइंट है कि नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी UCBs तभी इसमें शामिल होंगे जब उनका डिपॉजिट 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। हाँ, बहुत छोटी सहकारी समितियों को इससे छूट दी गई है। गवर्नेंस की बात करें तो एक और न्यूज है। फेडाइको, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसे विदेशी मुद्रा बाजार के लिए SRO बना दिया गया है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। और ये SRO का कॉन्सेप्ट अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इसे आप स्कूल के प्रीफेक्ट सिस्टम की तरह समझे। मतलब रिजर्व बैंक हर चीज खुद मॉनिटर नहीं कर सकता। हाँ, बाजार में इतने सारे छोटे बड़े फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो RBI ने इस इंडस्ट्री के ही एक निकाय को कह दिया कि आप अपने सदस्यों के लिए नियम बनाएं और अनुशासन रखें।
और शायद इसके लिए 2 करोड़ रुपए की नेटवर्थ भी मेंटेन करनी पड़ती है। एकदम सही। एक फैक्ट और है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड यानी पीआरबी को साल में कम से कम 2 बार मिलना ही होगा। और एक बड़ा संस्थागत बदलाव ये हुआ है कि दिल्ली सरकार के फाइनेंस के लिए आरबीआई अब एक बैंकर का काम करेगा। हाँ, आमतौर पर तो आरबीआई राज्यों का पैसा संभालता ही है, लेकिन दिल्ली की विशेष स्थिति को देखते हुए ये एक बड़ा कदम है राजकोषीय अनुशासन के लिए, राइट? बिल्कुल। अच्छा, तो देश के अंदर तो आरबीआई ने अंपायरिंग कर ली, लेकिन जब पैसा देश के बाहर जाता है तब क्या? नए फॉरेन एक्सचेंज नियमों की बात करते हैं, फीमा रेगुलेशंस 2026। क्रॉस बॉर्डर व्यापार तो हमेशा से ही बहुत पेचीदा रहा है। हाँ। 2 देशों की मुद्राएं, उनके अलग अलग कानून। तो ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले हैं। और यहाँ एक पोर्टल का नाम बार-बार आ रहा है, प्रवाह। ये रिजर्व बैंक के सभी फॉरेक्स आवेदनों के लिए अनिवार्य हो गया है। और इसका फुल फॉर्म एग्जाम के लिए सच में एक गोल्ड माइन है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, गॉट इट। इस पोर्टल का मेन काम है रेड टेप को खत्म करना। पहले लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते थे। अब ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहां सब कुछ डिजिटल होता है। लेकिन इसमें जो टाइम लिमिट वाला रूल है ना, वो एकदम परफेक्ट एमसीक्यू ट्रैप है। नोट्स कहते हैं कि एक्सपोर्ट से होने वाली इनकम 15 महीने के भीतर देश में आ जानी चाहिए, लेकिन अगर सेटलमेंट भारतीय रुपए में हो रहा है तो 18 महीने का टाइम मिलेगा। हाँ, 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम। तो फॉरेक्स के लिए 15 महीने और रुपए के लिए 18 महीने क्यों? क्या ये भेदभाव नहीं है? अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो ये भेदभाव नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव है। भारत काफी समय से कोशिश कर रहा है कि रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन हो। मतलब दुनिया डॉलर के बजाय रुपए में ट्रेड करे? बिल्कुल। जब कोई एक्सपोर्टर विदेशी बायर को रुपए में पेमेंट के लिए मना लेता है तो रिजर्व बैंक उसे इनाम के तौर पर ये 3 महीने ज्यादा देता है। अरे वाह, एक तीर से 2 निशान है। व्यापारियों को सहूलियत भी मिल गई और रुपए की ताकत भी बढ़ गई। और इस सब को ट्रैक करने की जिम्मेदारी ऑथराइज्ड डीलर यानी एडी बैंकों की होती है। उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स 5 वर्किंग डेज के अंदर ईडीपीएमएस या आईडीपीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। सिर्फ 5 दिन? हाँ, क्योंकि एडी बैंक ही फॉरेक्स के गेटकीपर होते हैं। अगर वो डेटा अपलोड करने में देरी करेंगे तो पूरे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिसाब बिगड़ जाएगा। और नोट्स में ये भी है कि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सीधा ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को रिपोर्ट करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक्सपोर्टर्स के लिए एक और राहत की बात है, निर्यात प्रोत्साहन योजना। इसमें एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को 2.75% की इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में छूट मिल रही है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब अगर किसी छोटे उद्योग ने 10% पर लोन लिया है तो उसमें से 2.75% सरकार चुकाएगी। तो उन्हें सिर्फ 7.25% ही देना होगा। हाँ, इससे उनकी लागत कम होती है और वो चीन या बाकी देशों के साथ इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर मुकाबला कर पाते हैं। तो इतने सारे नियमों और प्रोत्साहनों के बीच हमारे बैंकिंग सिस्टम की असली हेल्थ कैसी है? एफएसआर 2025 या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का एक तरह से हेल्थ कार्ड है और अभी के जो आंकड़े हैं वो ऐतिहासिक रूप से काफी पॉजिटिव है। हालांकि अंदर कुछ दरारें भी हैं। बेसिक डेटा देखें तो मार्च 2025 तक 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और 6 पेमेंट्स बैंक है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नंबर एनपीए का है। ग्रॉस एनपीए 2.1% पर आ गया है। 10 साल का सबसे निचला स्तर। मतलब कुछ साल पहले जब ये 11-12% था तब सब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। ये 2.1% तो बहुत बड़ी सफलता है। सही बात है। और बैंकों का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो यानी सीआरएआर भी बहुत मजबूत है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए ये 16% है और प्राइवेट बैंकों के लिए 18.1%, जो बेसल मानकों से भी कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर जीएनपीए सिर्फ 2.1% है, पूंजी भी बहुत है और बैंक भयंकर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फिर रिजर्व बैंक ने बैंकों की डिविडेंड पे आउट पर 75% का कैप क्यों लगा दिया है? यही तो कैच है। मतलब बैंक अगर कमा रहे हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को 75% से ज्यादा डिविडेंड क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये जो प्रॉफिट की चमक है ना, ये फ्यूचर के रिस्क को छुपा रही है। रिपोर्ट साफ बताती है कि ये प्रॉफिट ज्यादातर रिटेल सेक्टर से आ रहा है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो रिटेल स्लिपेज हो रही है, मतलब जो छोटे लोन खराब हो रहे हैं, उसका 53.1% हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन से आ रहा है। अनसिक्योर्ड लोन? जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड,
जिनमें कोई गारंटी या कोलैटरल नहीं होता। हाँ, और इसमें फिनटेक सेक्टर आग में घी डालने का काम कर रहा है। फिनटेक लेंडिंग में 36.1% की ग्रोथ हुई है सालाना। और नोट्स के हिसाब से फिनटेक के 70% लोन असुरक्षित हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, ये उस गाड़ी की तरह है जो बहुत तेज तो दौड़ रही है, लेकिन उसमें एयरबैग नहीं है। तो अगर एक्सीडेंट हुआ, मतलब कोई मंदी आई, तो बैंक रिकवरी कैसे करेगा? उनके पास तो जब्त करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए रिजर्व बैंक ने ये 75% डिविडेंड कैप का ब्रेक लगाया है। वो चाहते हैं कि बैंक इस मुनाफे का एक हिस्सा अपने पास रखे, ताकि अगर कल को अनसिक्योर्ड लोन का कोई संकट आए तो उनके पास एक कैपिटल बफर मौजूद हो। बहुत ही स्मार्ट मूव है। और ये डर डिजिटल धोखाधड़ी के डेटा से भी सही साबित होता है। 34,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड अकेले 66.8% है। तकनीक जितनी सुविधा देती है, नए रिस्क भी उतनी ही लाती है। सही बात है। और अब हम आते हैं शैडो बैंकिंग और कैपिटल मार्केट पर, जहां एनबीएफसीज, सेबी और सिडबी के नए नियम हैं। शुरुआत में मैंने खाली श्रेणी की बात की थी। आप एनएफबीसीज के स्केल बेस्ड रेगुलेशन यानी एसबीआर की बात कर रहे हैं? हाँ, जो 2022 में शुरू हुआ था। इसमें 4 लेयर्स हैं: बेस, मिडल, अपर और टॉप। नोट्स के हिसाब से 64.6% संपत्ति मिडिल लेयर में है, लेकिन जो टॉप लेयर है वो सिद्धांत रूप से हमेशा खाली रहनी चाहिए। यही एग्जाम का सबसे तगड़ा ट्रैप है। कोई रेगुलेटर एक लेयर बनाएगा ही क्यों अगर उसे खाली रखना है? इसे समझने के लिए हमें ILNFS संकट को याद करना होगा। जब एक बहुत बड़ी एनबीएफसी डूबी थी तो पूरी इकोनॉमी हिल गई थी। टू बिग टू फेल वाली बात। हाँ, तो आरबीआई को लगा कि कुछ एनबीएफसीज इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनका फेल होना पूरे सिस्टम को डुबा सकता है। इसीलिए ये टॉप लेयर बनाई गई। तो ये कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जहां प्रमोट होके जाना है? बिल्कुल नहीं, ये एक पेनल्टी बॉक्स है। आरबीआई नहीं चाहता कि कोई भी एनबीएफसी इतना रिस्की हो कि उसे टॉप लेयर में डालना पड़े। अगर कोई वहां पहुंचा, मतलब वो सिस्टम के लिए बड़ा खतरा बन गया है। बाप रे, ये तो बहुत सख्त अप्रोच है। और इस सख्ती का असर दिख भी रहा है। रिजर्व बैंक ने 35 एनबीएफसीज का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। और मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर दिल्ली एनसीआर से थी। कंप्लायंस अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ये बाजार में टिके रहने की शर्त है। इसी रिस्क मैनेजमेंट में एक और टेक्निकल पॉइंट है। 1 अप्रैल 2026 से इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसीज के लिए रिस्क वेट के नियम बदल रहे हैं। ये समझना थोड़ा जरूरी है। नियम कहता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट का 2% लोन चुका दिया गया है तो रिस्क वेट 75% हो जाएगा, और अगर 5% चुका दिया तो रिस्क वेट 50% हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए किसी एनबीएफसी ने एक टोल प्लाजा बनाने के लिए 100 रुपए का लोन दिया। शुरू में वो सिर्फ खाली जमीन है, तो रिस्क 100% है। तो बैंक को बहुत सारी पूंजी रिजर्व रखनी पड़ती होगी। हाँ, लेकिन जब टोल प्लाजा बन गया और उसने 5% लोन वापस कर दिया, मतलब वहां कैश फ्लो शुरू हो गया है, रिस्क कम हो गया है। तो आरबीआई कहता है कि अब आप रिस्क वेट 50% कर लो। बिल्कुल। इससे एनबीएफसी की फंसी हुई पूंजी फ्री हो जाती है और वो किसी और को लोन दे सकते हैं। कैपिटल मार्केट में सेबी भी काफी सफाई कर रहा है। मर्चेंट बैंकर्स के लिए नियम कड़े हो गए हैं। कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स को जनवरी 2027 तक 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ रखनी होगी। मर्चेंट बैंकर्स जो आईपीओ वगैरह मैनेज करते हैं ना, हाँ। वो बहुत अहम होते हैं। सेबी चाहते हैं कि सिर्फ सीरियस प्लेयर्स ही इस मार्केट में रहें। और एक शर्त यह भी है कि वो अपने मुख्य कामों को किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी के लिए अगर कल को आईपीओ में कोई फ्रॉड हुआ तो सेबी किसकी गर्दन पकड़ेगा? हाँ। जो जिम्मेदारी लेगा उसे खुद काम भी करना होगा। बहुत लॉजिकल है। और आखिर में एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सिडबी में 5,000 करोड़ रुपए के इक्विटी इन्फ्यूजन को मंजूरी मिली है। और इसका पहला चरण 3,000 करोड़ का होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इक्विटी है, कोई साधारण लोन नहीं। मतलब सरकार सिडबी की शेयर कैपिटल बढ़ा रही है। हाँ, इससे सिडबी की अपनी नेटवर्थ बढ़ेगी, जिससे वो मार्केट से कई गुना ज्यादा पैसा उठा पाएगा। इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। क्या बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने बहुत सारे नियम, डेट्स और उनके पीछे का लॉजिक कवर किया। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। अच्छी स्ट्रैटेजी है। पहला सवाल, बैंकों के लिए 75% डिविडेंड कैप क्यों? क्योंकि अनसिक्योर्ड फिनटेक लोन तेजी से बढ़ रहे हैं और बैंकों को कैपिटल बफर मेंटेन करना है। सही। सितंबर 2025 तक ग्रॉस एनपीए कितना है? 10 साल के सबसे निचले स्तर पर, यानी 2.1%। एक्सपोर्ट इनकम लाने के लिए 15 और 18 महीने का अलग अलग टाइम क्यों?
रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 18 महीने दिए गए हैं। ओम्बड्समैन स्कीम में 30 लाख का मुआवजा किसके लिए है? ये परिणामी नुकसान के लिए है, ओरिजिनल अमाउंट के लिए नहीं। और लास्ट, SBR ढांचे की टॉप लेयर हमेशा खाली क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि वो एक पेनल्टी बॉक्स है अत्यधिक जोखिम वाली संस्थाओं के लिए। ब्रिलियंट। इन फैक्ट्स को ऐसे ही लॉजिक के साथ याद रखेंगे तो MCQ में कभी नहीं फंसेंगे। लेकिन आज के इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे पॉइंट पर बात करना चाहता हूं जो नोट्स के बिल्कुल आखिर में छिपा हुआ था। कौन सा पॉइंट? संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। और इसके उपाय के तौर पर वो CBDC यानी डिजिटल रुपए को प्रमोट कर रहे हैं। ये फ्यूचर इकोनॉमी का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मेरा सवाल ये है, सोचिए अगर 10 साल बाद पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड स्विफ्ट जैसे ट्रेडिशनल फॉरेक्स चैनल्स को छोड़कर ब्लॉकचेन आधारित CBDC पर शिफ्ट हो जाए, तब क्या होगा? ब्लॉकचेन पर तो सेटलमेंट एकदम रियल टाइम होता है। वही तो, तब ये प्रवाह जैसा पोर्टल और फेमा के 15 या 18 महीने वाले नियम कैसे काम करेंगे? जब सेटलमेंट तुरंत हो रहा है तो 5 दिन का दस्तावेज अपलोडिंग वाला रूल तो एकदम बेकार हो जाएगा ना। ये सच में बहुत गहरा सवाल है। तकनीक और रेगुलेशन के बीच हमेशा एक रेस चलती है। नीतियां हमेशा तकनीक से एक कदम पीछे ही होती हैं। बिल्कुल। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि डिजिटल रुपया इन पुराने बैंकिंग नियमों को कैसे बदलने पर मजबूर करेगा। हाँ, वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। तो दोस्तों, जैसे हम एग्जाम की तैयारी में सतह से नीचे जाकर गहराई में चीजें समझते हैं, वैसे ही नीतियों को भी वक्त के साथ बदलना ही पड़ेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर नियम के पीछे का क्यों खोजते रहिए।